प्रश्न है आपका, थायरॉक्सिन का स्त्रवन कहाँ होता है? थायरॉक्सिन यहाँ गला, और यहाँ पर कौन सा ग्रंथि होती है? यहाँ पर होती है थायराइड ग्रंथि। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, ग्वाटर या घेगा रोग क्यों होता है? ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए इनको चाहिए आयोडीन, और जब आयोडीन कभी कभी नहीं मिलता है तो ये अचानक बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण यहाँ पर एक बड़ा सा थैला बन जाता है, जिसे हम घेघा कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में ग्वाइटर कहते हैं। तो ग्वाइटर रोग का प्रमुख कारण क्या हो गया? आयोडीन की कमी। आपका ऑप्शन यहां दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1, आयोडीन की कमी। अगला प्रश्न 148 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे, पादप हार्मोन के उदाहरण हैं। जो पौधे हैं उनमें कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? आप देखेंगे ऑक्सिन पाए जाते हैं, एड्रीलिन ये भी पाए जाते हैं, एथिलीन ये भी पाए जाते हैं, और जिब्रेलिन ये भी पाए जाते हैं। आपका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपका, पत्तियों का मुरझाना। पत्तियों का मुरझाना, कुछ पौधों के पत्ते ऐसे होते हैं, जब आप उसको छू दीजिएगा, जिसको जैसे आप छुई मुई भी कर सकते हैं, तो वो शर्मा जाता है, एकदम मुरझा जाता है। सर ये किसके कारण होता है? कौन सा हार्मोन के कारण होता है? तो वो होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है 150, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश अनुवर्तन, बी गुरुत्व अनुवर्तन, सी जलीय अनुवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा गुरुत्व अनुवर्तन। अगला प्रश्न है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, यही अवटु या इसी कह सकते थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अभी आपको हमने बताया, उसे आयोडीन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है आपका 152 नंबर का प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? संतुलन का जो कार्य करता है वो करता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, तो आपका कहीं न कहीं ऑप्शन होगा सर अनुमस्तिष्क वाला, आप मार सकते हैं। आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा कि सर हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? अनुमस्तिष्क के हाथ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 153, एड्रोजन क्या है? एड्रोजन क्या है? यह सर हार्मोन है, और कौन सा हार्मोन है? तो जब नर और मादा दोनों अपना यौवन अवस्था में प्रवेश करता है, यौवन मतलब बोले तो जवानी में, तो दोनों के जवान होने के लिए अलग अलग हार्मोन बनते हैं। नर में टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, और मादा में एस्ट्रोजन बनते हैं। और टेस्टोस्टेरोन तभी बनेगा नर में जब एंड्रोजन बनेगा। एंड्रोजन बनने के बाद टेस्टोस्टेरोन, और मादा में एस्ट्रोजन, तब जाके यहाँ अंडाशय बनना अंडाणु बनना शुरू होगा, और यहाँ पर शुक्राणु बनना शुरू होगा। जन्म चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा। तो प्रश्न यहाँ पर वही है कि एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक लिंग है, किसमें है, सॉरी हार्मोन है, किसमें पाया जाता है, नर या मादा? आप कहोगे नर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यह नर लिंग का हार्मोन। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या? ऑप्शन ए पादप हार्मोन, लिंग हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, डी इनमें से कोई। हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी आप कहते हैं, और इसे ही शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
आपने प्रश्न ये भी पढ़ा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। अब ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करके हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक ऊंचाई पे आके हमारा वृद्धि रुक जाता है। अगर ये ग्रंथि ना होता, ये हार्मोन नहीं छोड़ता, तो हम जो है वृक्ष के बराबर लंबा होते जाते। अगर हमारा उम्र 60 साल होता तो सोच सकते हम लोग आकाश को भी छूने लगते। तो ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। किसको, तो सर वृद्धि को, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न है, पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन क्या कहलाता है, तो उसका ऑप्शन होगा सी, जिबरेलिन। अगला प्रश्न, मेरु रज्जु कहां से निकलता है, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु आपका मेडुला से निकलता है। अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, रासायनिक दूत हमारे शरीर में सूचनाओं को यहां से वहां तक, ये कहिए कि हमारे शरीर में रासायनिक जो क्रिया होती है, इस रासायनिक क्रिया को करवाने में सबसे ज्यादा भूमिका किनका होता है, आप बोलोगे हार्मोन का। किनका जी, हार्मोन का। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रासायनिक दूत। ऑप्शन नंबर डी है हार्मोन। अगला प्रश्न है 158, कौन सा अंग अंत अस्त्रावी और बाह्य अस्त्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। इसमें दो बात होगा, एक अंतरावी और बाह्य अस्त्रावी जैसा कार्य नहीं करता है, एक होगा करता है। अगर नहीं करता में आएंगे तो वो होगा पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, और करता है में बात आएंगे तो वो होगा अग्न्याशय। दो बात। तो यहाँ प्रश्न है कार्य नहीं करता है, तो आप बोलोगे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य दोनों है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, अभी बताएं, अग्न्याशय। पीयूष ग्रंथि नहीं है और ये है। अगला प्रश्न है आपका, फल पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सबको पता है कि फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग कार्बेट भी कहते हैं। अगर केला पकाना है तो केला को एक टोकरी में रख देते हैं, इसको डाल देते हैं, ऊपर से कागज से या और किसी चीज द्वारा ढक देते हैं, देखते हैं 1-2 दिन के अंदर में कच्चा केला क्या हो जाता है, पक जाता है। तो फल पकाने वाला गैस ही कहा जाता है किसको, एथिलीन। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 161, अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। शुरू में ही पढ़ा है कि हमारा शरीर का जो कंट्रोल, संतुलन है, वो संतुलन कौन करता है, तो अनुमस्तिष्क। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, सर संतुलन। अगला प्रश्न है आपका, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये बात भी हमने बताया, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है बाबू, न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं। न्यूरॉन में दो भाग होते हैं। न्यूरॉन की जब आप संरचना को पढ़े होंगे, इस प्रकार से लंबा सा आता है, फिर यहाँ पर भी ये फैल जाता है। इसमें दो तरह का संरचना होता है, एक होता है बड़ा वाला संरचना और एक होता है छोटा वाला। बड़ा वाला और छोटा वाला। जब बड़ा वाला संरचना, बड़ा वाला जो तंतु होगा उसको कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन, और जो छोटा वाला तंतु होता है उसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट। यहां सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि छोटे तंतु को क्या कहते हैं, आप बोलोगे डेंड्राइट। इसी का दूसरा नाम क्या है, ध्रुमिका। अगला प्रश्न, न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा न्यूरॉन के बड़े तंतु को एक्सॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 165, नर हार्मोन क्या है। इसमें से कौन सा नर हार्मोन है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों में से कौन सा होगा। सर एस्ट्रोजन हम शुरू में बताए ये मादा में निकलता है, और टेस्टोस्टेरोन ये किस में निकलता है, नर में। आपका सही ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला प्रश्न है बाबू,
हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता? सबों को पता है हाइड्रा के पास मस्तिष्क नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है बाबू, बहुमूत्रता की बीमारी किस हार्मोन की अधिकता से होती है? देखे होंगे कभी कभी आपको बहुत अधिक पेशाब लगता है, या कुछ व्यक्ति या बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत तुरंत में वो पेशाब करने के लिए जाएंगे, और आप भी कहेंगे लगता है इसका किडनी खराब हो गया। नहीं, किडनी खराब नहीं होता है, उसमें जो है ना एक हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस हार्मोन का नाम है एडीएच या वेसोप्रेसिन। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तंत्रिका तंत्र किससे बनेगा? तो सर तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक से बनेगा। आपको कहीं न कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहां बनता है? प्रतिवर्ती चाप कहां बनता है? आपका सही ऑप्शन होगा सर मेरु रज्जु में। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित है? जो आप पढ़ते हैं, अगर आपको कोई गाली दिया या कोई फिल्म को देखते हैं, उसकी कहानी याद रहता है, उसका पिक्चर याद रहता है, वो कहाँ किस रूप में हमारे दिमाग में संचित रहता है? तो आप कहोगे चेतना के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, एड्रेनलिन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? किस अंग पर एड्रेनलिन सीधे कार्य करता है? तो आप कहोगे सर हृदय पर, ये डायरेक्ट हृदय पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पतझड़ को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? पतझड़ देखे होंगे कभी कभी एक मौसम आता है जिसमें पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं ना, जिस प्रकार से हम लोग भी कभी कभी टकला हो जाते हैं, तो पेड़ भी हमारा टकला हो जाता है, जिसको आप पतझड़ कहते हैं। ये पत्ता गिरने के लिए कौन सा हार्मोन उत्प्रेरित करता है? उसका नाम है एबेसिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है बाबू, केंद्र तंत्रिका तंत्र कौन बनाती है? ऑप्शन है मेडुला, बी है मेरुरज्जु, सी है मस्तिष्क, डी है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। तो चूंकि मस्तिष्क भी है और मेरुरज्जु एक ऑप्शन में दोनों है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों। अगला प्रश्न है, 175 लैंगरहैंस की द्वीपिका कहां पाई जाती है? सभी पढ़े हैं अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 176, मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती? मेरु जो हमारा रीढ़ का जो ये हड्डी होता है पीछे वाला, देखिएगा उसमें लंबा लंबा करके ऐसे करके लकीर होगा, उसमें कितना जोड़ी होता है? तो टोटल अगर गिनोगे ना तो 62, और जोड़ी में बोलोगे तो जोड़ी में वो हो जाएगा 31। अगला प्रश्न है, मिक्सीडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है? ऑप्शन होगा डी, थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सीडेमा नामक बीमारी होता है। अगला प्रश्न है, भूख की सूचना मस्तिष्क को कौन सा भाग देता है? भूख की सूचना मस्तिष्क को कौन सा भाग देता है या कहां से वो प्राप्त करता है? तो आप कहोगे सर अग्र मस्तिष्क। आगे वाला मस्तिष्क से ही मस्तिष्क का 3 भाग पड़े हैं, अगला अग्र मस्तिष्क, ये हुआ आपका अनु, और पीछे वाला को पस भी कह सकते हैं या प्र मस्तिष्क भी कह सकते हैं। तो आगे वाले मस्तिष्क से ही हमें भूख की सूचना मिलती है। अगला प्रश्न है, यौवन आरंभ से संबंधित हार्मोन है? सर जब यौवन आरंभ होता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये मादा में और ये नर में, तो यहाँ जवानी आरंभ के लिए कौन सा हार्मोन है? तो हम कह सकते हैं दोनों है, क्योंकि एक मादा के लिए है और एक नर के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सर दोनों। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों द्वारा जल स्रोत की दिशा में
गति कौन सा अनुवर्तन कहलाता? आप सभी पढ़े, प्रकाश की ओर यदि पौधा गति करे उसको कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन, यदि जल की ओर करे तो उसको कहते हैं जलानुवर्तन। तो आपका ऑप्शन होगा सी, जलीय अनुवर्तन। सवाल नंबर 181, कौन सा हार्मोन शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? चीनी की मात्रा। अगर आपके शरीर में चीनी ज्यादा हो जाए, शुगर ज्यादा हो जाए, आपको डायबिटीज पकड़ेगी, इसी को आप कहते हैं मधुमेह। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको इंसुलिन का सुई लगाया जाएगा। डॉक्टर साहब आपको इंसुलिन की सुई लगाएंगे। तो इसकी मात्रा को नियंत्रित कौन किया? इंसुलिन। आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा इंसुलिन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 182, प्रतिवर्ती क्रिया किस अंग के द्वारा संपन्न होती है? प्रतिवर्ती क्रिया किस अंग के द्वारा संपन्न होती है? तो आपका ऑप्शन होगा सर मेरु रज्जु के द्वारा। अगला प्रश्न है बाबू, दुधारू पशुओं से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? अगर आप जबरदस्ती चाहिएगा कि नहीं हमको 12 बजे मन हुआ कि हम चाय पिए, दूध नहीं है और जबरदस्ती हमको दूध दोना है, तो उसको कौन सा इंजेक्शन देंगे? उसको देंगे बाबू ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन। मारिए, गाय तुरंत में दूध देना शुरू कर देगा। अगला, घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में है? प्रश्न है घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में है? तो आप कहोगे अग्र मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? अभी हमने बताया 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न है बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक हैं? अगर हमें बीज रहित, बीज हमें नहीं हो, उसके लिए कौन सा हार्मोन हमें चाहिए? उसके लिए 2 हार्मोन चाहिए, ऑक्सिन एवं जिबरेलिन। अगला प्रश्न है बाबू हमारा 187, नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो भूख के बारे में कौन बताता है? अग्र मस्तिष्क। खाने पीने वाली क्रिया जहां भी होगी वो कहां होगी? अग्र मस्तिष्क। तो जब आप नशीली पदार्थ को पीजिएगा, तो पीने वाली बात है, वो उसका भी प्रभाव कहां पड़ेगा? तो वो भी पड़ेगा कहां? अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन बीजों की प्रसुप्ति को भंग करता है? अगर बीज सोया हुआ चारों तरफ से, तो इससे देखेंगे अचानक अंकुर निकलेगा, यानी कि इसको जगाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है बाबू, मेरु रज्जु या रीढ़ रज्जु को कौन सुरक्षा प्रदान करती है? तो देखिए मेरु रज्जु कहाँ होता है? तो हमारा जो रीढ़ है, रीढ़ के अंदर, रीढ़ के अंदर, और ये सुरक्षित है। इसी के अंदर मांस जो होता है उसी को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा। इसी का नाम क्या है? अस्थि मज्जा। और ये पूरा का पूरा बॉडी हमारा खड़ा किस पर है? इसी रीढ़ पर, इसी रीढ़ पर, और इस रीढ़ को हम कहते हैं मेरुदंड। तो आपका प्रश्न जो है कि मेरु रज्जु या रीढ़ रज्जु को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी, मेरुदंड। अगला प्रश्न है बाबू, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? शरीर को कौन कंट्रोल करके रखता है? मस्तिष्क। अगर यही खराब हो जाए, बॉडी आपका हट्टा कट्टा सब कुछ सही रहे, माथे काम ना करे, तो लोग कहेगा पगला और आप किसी काम का नहीं होंगे, पृथ्वी पर व्यर्थ का समान होंगे। अगला प्रश्न है उल्टी आने की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए, मेडुला के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो आपका ऑप्शन होगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, क्योंकि इसी ग्रंथि को तो हमने शुरू में पढ़ा है कि इसी ग्रंथि को हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन। हमारा सवाल है 193, मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं?
सर आंतरिक झिल्ली को पायामीटर कहते हैं और बाह्य झिल्ली को ड्यूरामीटर कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न है आंतरिक झिल्ली को क्या कहेंगे, ऑप्शन ए पायामीटर। और वही प्रश्न अगला है इसका कि मस्तिष्क के बाह्य झिल्ली को क्या कहते हैं, आप कहोगे ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है 195, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। जो इंसुलिन हार्मोन है शुगर को कंट्रोल करता है, उसकी खोज किसने की थी, तो बेंटिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है बाबू, हार्मोन कहां से स्रावित होता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन निकलता कहां, बाहर से या अंदर से, तो आप कहोगे अंदर से। अंदर को क्या कहोगे, अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पौधों में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है। रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होगा, ऑप्शन होगा सर हार्मोन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है। पोन्स मेडुला या अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है, तो आपका सही ऑप्शन होगा प्रमस्तिष्क या पश्च-मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पैराथायरॉक्सिन स्त्रवन में कौन सा तत्व आवश्यक है। अगर वो तत्व हमारे शरीर में ना रहे तो इस हार्मोन का स्त्राव नहीं होगा, वो है कैल्शियम सी। अगला प्रश्न है बाबू, वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा। जो वृषण है मानव का मुख्य जनन अंग कौन सा मानव, नर वाले। कौन वाले, नर वाले। इनका जो मुख्य जनन अंग है वो होता है वृषण, क्योंकि यही निर्माण करता है शुक्राणु। उसी तरह अगर मादा में चले जाए तो मादा का मुख्य जनन अंग जो होगा वो होता है अंडाशय, और ये किसका निर्माण करता है, अंडाणु का। अब प्रश्न यहाँ पर है कि वृषण द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित हार्मोन कौन सा है, तो वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करता है, इसके बाद ही शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है अंडाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम क्या है, तो सर अंडाशय एस्ट्रोजन भी करता है और साथ ही साथ एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन भी है। तो मादा जो लिंग है इसमें दोनों हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हुआ सही। अब आपके सामने है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। ऑप्शन है डार्विन, रॉबर्ट चार्ल्स, लेमार्क और इनमें से कोई। सही आंसर होगा डार्विन। डार्विन ने द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा और इसमें एक सिद्धांत दिया विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद के सिद्धांत को ही डार्विनवाद भी कहा जाता है, और ये सारी बातें इसने एक पुस्तक में लिखी जिसका नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला प्रश्न 223, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। मेंडल अनुवांशिकी का पिता या जनक कहलाता है और इसने इनके लिए मटर का पौधा लिया। मटर के कितने जोड़े पौधे लिए, तो 7 जोड़े पौधे को लिए। तो ऑप्शन है ए चना, बी मटर, सी मूंग, डी सरसों। आप मारोगे ऑप्शन नंबर बी मटर। अगला प्रश्न है आपका, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, अभी आपने पढ़ा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। वंशागत वही अनुवांशिकी का, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है बाबू, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र, मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या होती है 46। अगर आप जोड़ा में बात करें
तो ये होता है 23 जोड़ा। 22 जोड़ा ऐसा होता है जो समान होता है, यानी कि नर का भी और मादा का भी दोनों का समान एक्स 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 समान जोड़ा को हम कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम। प्रश्न आपसे करेगा कि मानव में कितने ऑटोसोम होते हैं, तो हम कहेंगे 22 जोड़ा। 23वां जोड़ा अलग अलग होता है। नर का XY होता है और मादा का XX होता है। यही जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। अगर X का X के साथ संगलन तो रिजल्ट XX, और X में कौन है? मादा, अर्थात जो संतान उत्पन्न होगी वो पुत्री होगी। यदि Y के साथ X का कनेक्शन तो देखिए क्या होगा, YX, Y भी होगा और X, और XY बोले तो नर, जो संतान होगा वो होगा पुत्र। पुत्री और पुत्र का निर्धारण किसके द्वारा होगा? तो नर के द्वारा। क्यों? क्योंकि नर के पास ही X और क्या है? Y। मादा के पास तो दोनों क्या है? X। यदि पुत्र होता है उसका भी कारण नर, पुत्री केवल होता है उसका भी कारण नर। तो पुत्र और पुत्री के लिए कौन उत्तरदायी होंगे? नर। अब प्रश्न आपके सामने, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र है? आप कहोगे XX। ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा AXX। अगला प्रश्न है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र है? तो आपको यहां भी ऑप्शन मिलेगा। पुरुषों के लिए क्या है सर? X और Y। ऑप्शन नंबर B X और Y। अगला प्रश्न है सर, मानव शरीर के समान कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो कितने गुणसूत्र है? 40 या 23 जोड़ा। ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर C 23 जोड़ा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 209, मानव शरीर में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? तो ऑटोसोम की संख्या कितनी है? 22 जोड़ा। ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विनवाद का सिद्धांत, ये सारे के सारे चार्ल्स डार्विन ने दिए। अगला प्रश्न, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द, जीन देखिए, मानव या कोई भी जीव कोशिका का बना होता है और कोशिका में केंद्रक होते हैं, और इस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम, जिसको आप कहोगे गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र का आकार इस प्रकार का होता है। अगर आप देखोगे ना तो इस तरह से होता है। एक रस्सी की तरह ये समेटा होता है। अगर आप इसको खींचोगे ना तो ये इस प्रकार से चलेगा, और इधर से भी खींचोगे ना तो ये इस प्रकार से चलेगा। जब इस प्रकार से चलेगा तो ये पूरा का पूरा रस्सी जैसा बनेगा। इसको हम कहेंगे DNA। क्या कहेंगे? DNA। और ये DNA का प्रत्येक जो भाग है, प्रत्येक एक भाग, इसको आप कहोगे जीन। यहां से अगर बात ले तो सारे जीन से बना DNA, DNA से बना क्रोमोसोम या गुणसूत्र, गुणसूत्र से बना केंद्रक, केंद्रक से बना कोशिका, और कोशिका से बना जीव अर्थात हम लोग। तो सवाल यहां पर यह है कि जीन शब्द को किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया? इसका नामकरण सबसे पहले किसने किया? इसका नामकरण सबसे पहले जॉनसन साहब ने किया। ऑप्शन नंबर B जॉनसन। अगला प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उपार्जित लक्षण यानी कि जीव जो है लक्षणों को वातावरण से अर्जित करते हैं। जिस प्रकार का वातावरण होगा जीव उसी प्रकार का होगा। यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत लेमार्क साहब ने दिया था। इसी आधार पर अगर पृथ्वी पर आप मानव को देख लें तो अगर ठंडा प्रदेश है तो वहां का मानव आपको गोरा चिकना नजर आएगा। काला प्रदेश चले जाए, खास करके वेस्ट इंडीज वाले साइड में, तो वहां कोयला की तरह काला दिखेगा। भारत का परिप्रेक्ष्य ले तो यहां समशीतोष्ण है,
थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, दोनों का बीच का क्वालिटी होता है जिसे हम सांवला कहते हैं। इसके अलावा अब जैसे पर्यावरण में रहेंगे, अगर पढ़े लिखे माहौल में रहेंगे तो आपका बुद्धि पढ़ा लिखा होगा। चोरों के बीच में रहेंगे ना तो आपका बुद्धि चोरों और डकैतों वाला होगा। और ये आपने कहां से सीखा? तो वातावरण से। क्या क्या अर्जित किया, इसी को कहते हैं उपार्जित। और इसका सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क साहब ने। अगला प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। मानव में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? रक्त समूह की खोज की थी किसने? सबसे पहले जानेंगे तो वो क्या था? लैंड स्किनर साहब। मानव रक्त को कितने भाग में बांटा? तो ए बी और ओ। अब ये तो रक्त का समूह हुआ। अब आपसे पूछेगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ध्यान देंगे सर, एंटीबॉडी। अगर जिसके पास रक्त समूह ए है तो एंटीबॉडी इसके पास बी होगा। जिसके पास रक्त समूह बड़ी बी है, इसका एंटीबॉडी छोटकी ए होगा। जिसके पास रक्त समूह ए है तो ध्यान देंगे, ए है तो ए वाला नहीं होगा, क्या रहेगा? बी। अब बी भी है तो बी भी नहीं रहेगा, जिसका मतलब इसके पास एंटीबॉडी क्या होगा? जीरो होगा ही नहीं। और ये व्यक्ति सबसे ज्यादा बीमार पड़ेगा, सबसे ज्यादा बीमार। और ये कोई भी खून ले सकता है, ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। भिखारी के पास कुछ है ही नहीं। जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो जो मिल जाए, सूखा रोटी कुछ भी मिल जाए, ये हुआ ए बी। इसको कहेंगे सर्वग्राही। बाबा के नाम पर दे दे रे बाबा। और अगर ये ओ है ना तो ए है, अगर ए नहीं है तो सर बी होगा, और यदि बी नहीं है तो क्या है? ए। यानी कि ए बी दोनों एंटीबॉडीज के पास एंटीबॉडी, इसको आवश्यकता नहीं, तो कहेगा ले ले हमसे। तो ये किसी को भी दे सकता, और इसीलिए इसको कहेंगे सर्वदाता। और चूंकि इसके पास ए और बी दोनों है ना, इसीलिए ऐसे लोग कम बीमार पड़ते, यानी कि नहीं के बराबर बीमार पड़ते। तो इस प्रकार से आपने देखा खून को कितने वर्गों में बांटा गया? 4। बोलोगे सर डी 4। अगला प्रश्न, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? ऑप्शन है समवर्ती अंग, समान अंग, समजात अंग, इनमें से कोई। देखिए सर, कीट के पंख देखे होंगे। कीट का जो पंख होगा देखे होंगे कि ये पारदर्शी पंख होता, फरफराता है। मक्खियों की सबका देखे होंगे, क्या तितली सबका देखे होंगे। और चमगादड़ का देखे होंगे, वाह बहुत लंबा चौड़ा, आहा वाह, ये डुप्लीकेट है, समझ जाइएगा आप, इसको ओरिजिनल पंख ना समझे। बीच से हमारा चमगादड़ साहब निकला मुंह लेके, सुसुरमुहा वाला मुंह है इसका। दोनों का बनावट देखिए अलग अलग है, इसका भी बनावट, इसका बनावट क्या है? अलग अलग, लेकिन दोनों का कार्य एक ही है, दोनों उड़ने का कार्य करता है। तो किसी दो जीव या दो से अधिक जीवों के वैसे अंग जो संरचना की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से समान, यानी कि काम एक ही होगा और बनावट अलग अलग, उसे हम कहेंगे समवर्ती अंग। और इसी अंग का दूसरा नाम होता है असमजात अंग। याद रखेंगे सर, समवर्ती अंग को ही हम क्या कहते हैं? असमजात अंग। तो अब बताइए, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख होते कैसे हैं? अलग अलग, लेकिन दोनों का काम क्या है? एक। तो वैसे अंग को क्या कहेंगे? समवर्ती या समजात? ऑप्शन नंबर ए मार के आओगे, समवर्ती अंग या असमजात अंग। अगला प्रश्न, घोड़े के प्रथम जीवाश्म का नाम क्या है? घोड़ा का जो प्रथम जीवाश्म है, इसका नाम क्या? इसका नाम हमारे पुरातत्ववेदा ने ईओरिपस रखा, ईओरिपस। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत या उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्परिवर्तन बोले तो म्यूटेशन, बदलना। क्या होता है? बदलना। कि सर हम धीरे धीरे या हमारा शरीर धीरे धीरे बदलता चला गया,
माहौल के हिसाब से। जिसकी उपयोगिता रही वो रहा, बचा रहा, जिसकी उपयोगिता नहीं रही वो समाप्त हो गया। जैसे पहले हमारा चारों तरफ बाल था, इधर भी बाल, इधर भी बाल, इधर भी बाल, मुंह पे बाल, बहुत ज्यादा बाल था, कान भी बड़ा बड़ा था, लेकिन इनकी ज्यादा उपयोगिता नहीं थी। मुंह के ऊपर का बाल, छाती के ऊपर का बाल, बड़ा बड़ा बाल की उपयोगिता नहीं थी, जिसके कारण वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त। आज हम लोग प्लेन हो गए। आने वाले समय में ये हमारा नाक का जो ऊंचा वाला भाग, इसकी भी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, नहीं है। और ये जो कान आप निकले, कोई उपयोगिता नहीं, खाली यहां से काट भी दिया जाए तो हम लोग सुन सकते हैं। आने वाले समय में हमारा कान भी नहीं रहेगा। हमारा जो बाल है उसकी भी कोई उपयोगिता नहीं, वो बाल भी हमारा क्या हो जाए, खत्म, हम लोग एलियन दिखेंगे। ये जो बदलना है, इसी बदलना को कहते हैं उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। और इस सिद्धांत को दिया था किसने, डी ब्रीज साहब ने, ऑप्शन नंबर बी। डायनासोर किसका उदाहरण, डायनासोर एक सरीसृप जीव है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जीन कहां पाया जाता, अभी आपको हमने बताया था कि जीन कहां पाया जाता है, गुणसूत्र में। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है, सभी जानते हैं, चिंपैंजी। अगला प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहां हुई थी, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर जल में हुई थी। हम लोग गंदे नाली के कीड़े हैं, इसलिए हम लोग को कह देता गंदे नाली के कीड़े, हम लोग किसी को कह देते जबकि हम लोग खुदे हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता, किसी को भी दे सकते, अभी पढ़े थे वो। अगला प्रश्न है बाबू, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, किसी से कोई भी उससे ले सकता है, कौन है जी, ए बी। अगला प्रश्न, वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है, ऑप्शन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, जीन नहीं, वंशानुगत लक्षण का ट्रांसफर होता किससे है, डीएनए, और डीएनए बना किससे है सर, तो जीन से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, जीन। अगला प्रश्न है, किस स्थान को मानव का उद्गम स्थान माना जाता है, कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ था, इसलिए अफ्रीका को मानव का उद्गम स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर कुल के पौधों के कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था, आपको शुरू में बताया था कि उसने 7 जोड़ा लिया था, ऑप्शन नंबर बी। अगर पौधे बोले तो 14 पौधे लिए थे। अगला प्रश्न, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, विकास के सिद्धांत या इसी को कहेंगे विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न है, अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे का लिंग निर्धारण करता है, आपको हमने बताया लिंग का निर्धारण कौन करता है, नर का XY, नर का XY, नर का क्रोमोसोम, क्योंकि मादा में तो दोनों क्या होता है, XX मिला तो ये लड़की होगी, और YX मिला तो ये होगा आपका लड़का। ये कौन करता निर्धारण, नर। और नर क्या उत्पन्न करता है सर, नर करता है शुक्राणु, और मादा अंडाणु। चूंकि निर्णय करता है नर, और नर क्या निकालता है, शुक्राणु, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा शुक्राणु। अगला प्रश्न, मेंडल द्वारा वर्णित अनुवांशिक इकाइयां क्या कहलाती हैं, अनुवांश अभी बताएं कि सर डीएनए है आपका अनुवांशिक का स्थानांतरण का साधन, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को कहा जाता है। इसके प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है, जीन। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला प्रश्न है बाबू, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना, जीन से बना संरचना क्या कहलाएगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। अगला प्रश्न है, पक्षी तथा तितली के पंख होते, ध्यान देंगे, फिर पक्षी का भी पंख होगा और तितली का भी पंख होगा। ये हुआ हमारा तितली, बेचारा तितली, बेचारी तितली। देखिए सर, दोनों का बनावट अलग अलग है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, सेम। हमने बताया बनावट अलग अलग हो, कार्य सेम, उसे समवर्ती कहेंगे या कहेंगे सर असमजात। तो आपको ऑप्शन में कहीं न कहीं दिया होगा
क्या दिया है? असमजात अंग मारोगे ऑप्शन नंबर ए। अनुवांशिकता के लिए क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी दोनों, डी इनमें से। अनुवांशिकता क्या कहता है कि सर पैतृक जो गुण होगा वो गुण एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में स्थानांतरण होगा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। यानी कि माता और पिता से उनके संतानों में जो गुण जाएगा उसी गुण को कहेंगे अनुवांशिक गुण। जैसे माता और पिता आया मतलब यहाँ जो जनन होगा ना वो होगा क्या? लैंगिक। तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा होगा लैंगिक जनन। कुछ भी नहीं बाबू, बहुत सुंदर सवाल है। 32 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक क्लास से ही पढ़ते आए होंगे, होमो सेपियंस। मेंडल के एक संकर के संकरण के फलस्वरूप F2 यानी कि दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण प्रारूप अनुपात था वह क्या था? अलग अलग अनुपात था, वह क्या था? मेंडल साहब ने एक लंबा वाला मटर का पौधा लिया और एक नाटा वाला लिया। लंबा और नाटा दोनों के बीच क्रॉस करवाया यानी कि प्रजनन। तो क्या प्राप्त हुआ? पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में इसका जो अंतिम रिजल्ट मिला हुआ क्या कि सर जो अगला आया या तो दोनों, ये तो पहला पीढ़ी हुआ। यहां पर हर हाल में पहला पीढ़ी में हर हाल में लंबा ही मटर का पौधा प्राप्त हुआ। लेकिन जब फिर लंबा और दूसरा नाटा के बीच करवाया ना तो रिजल्ट क्या आया? दोनों लंबा, एगो नाटा, फिर पहला नाटा दूसरा लंबा और उसके बाद दोनों ही नाटा। यानी कि लंबा वाला गुण 1, 2 और 3, यहां भी लंबा, यहां भी लंबा, यहां भी लंबा। दूसरी पीढ़ी में क्या बना था? लंबा। और इसका जो अगला पीढ़ी से प्रजनन करवाया लंबा केठो लंबा आया 3 और नाटा दोनों केठो आया 1। इसलिए इसका अनुपात को क्या कहा जाता है? 3:1। तो मेंडल के एक संकर के फलस्वरूप जो प्रारूपीय अनुपात निकला था वो क्या निकला था? 3:1। ऑप्शन नंबर ए। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न F2 फिनोटाइप का अनुपात क्या था? जब द्विसंकर का कराया 2-2 का तो उस स्थिति में निकला था 9:3:3:1। अगला प्रश्न है अरहुल किस प्रकार के फूल है? सर अरहुल द्विलिंगी फूल है, इसमें 2 लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कीट के पंख और पक्षी के पंख, फिर वही बात आया, कीट के पंख और पक्षी के पंख क्या होते हैं? तो सर बनावट की दृष्टि से अलग अलग, लेकिन दोनों का कार्य क्या होता है? उड़ना। बोले तो असमजात अंग या समवृद्धि अंग। अगला प्रश्न, ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? सर ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। कितने अणु हुए? 3। मारोगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस हानिकारक परत से पृथ्वी की रक्षा करता है? हानिकारक गैस से कहिए या प्रकाश से, परत नहीं होगा, हानिकारक प्रकाश से पृथ्वी की। तो आप बोलोगे अल्ट्रावायलेट, इसी को कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश। इसी से हमारी पृथ्वी को ओजोन परत क्या करती है? रक्षा। ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी प्रकाश। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सभी जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? आप कहोगे सर उत्तराखंड में। यह वर्तमान में भारत में सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ओजोन परत कहां पाया जाता है? सभी जानते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन नामक परत पाया जाता है जो पराबैंगनी प्रकाश से पृथ्वी और पृथ्वी के जीवों को बचाती है।
ऑप्शन नंबर होगा डी समताप मंडल। अगला प्रश्न है 242, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, छोटे स्तर से उच्च स्तर, यानी कि उत्पादक से शुरू होता है, उत्पादक से शुरू होकर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता तक जाता है। इधर से एनर्जी नहीं आती है, तो आप कहोगे एक देशीय। और एनर्जी कितना, हर स्तर पर कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है? तो 10%। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सभी जानते हैं, वनों को बचाने के लिए महिलाएं वनों से चिपक कर एक आंदोलन चलाई थी, उसे कहते हैं चिपको आंदोलन। तो ऑप्शन होगा सी, वन संरक्षण से ये संबंधित है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? आपने जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय पदार्थ पढ़ा हो। जैव निम्नीकरणीय वह पदार्थ है जो सड़ गल जाता है, जैसे कागज, जूट का बोरा, पटुआ का बोरा अगर फेंक दे तो वो कुछ दिन के बाद सड़ गल जाएगा। लेकिन आप कुरकुरे खा लीजिए, उसका प्लास्टिक को फेंक दीजिए, 5 साल में भी सड़ने वाला नहीं। तो ये पदार्थ कहलाएगा अनिम्नीकरणीय और ये कहलाएगा निम्न। तो कहता है सर जैव अनिम्नीकरणीय वह पदार्थ जो विघटित नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। कौन कौन? प्लास्टिक भी है, डीडीटी भी है, पॉलीथीन भी है। ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। ओजोन परत के क्षय का क्या कारण है? सभी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, CFC गैस। इसका प्रयोग कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटरों में, एसी में, बहुत सारे सुगंधित तेलों और पाउडरों में इसका प्रयोग होता है। तो भैया इस सब चीज का प्रयोग थोड़ा आप कम कर दे तो अच्छा रहेगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? सबों को पता है, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर में जाती है? अभी हमने बताया 10%। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हरे पौधे भोजन के लिए कितना प्रतिशत सौर ऊर्जा भोजन के लिए उपयोग करता है? सूर्य का कितना प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग मात्र कर पाती है पौधे? तो 1%। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बाबू, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी जीव है, मांसाहारी जीव द्वितीयक उपभोक्ता है और उच्च मांसाहारी जीव तृतीयक उपभोक्ता है। तो इसमें है सर प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो शाकाहारी जीव। अगला प्रश्न है मांसाहारी जीव को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर मांसाहारी जीव को हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। अगला है यूरो 1 और यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 1 और यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। इसी के साथ बायोलॉजी का सारा ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त होता है। बहुत जल्द हम आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। आप लोग खूब बढ़िया से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का कम से कम 5-5 बार आप इनको जरूर देखेंगे।